अब आ रही आवाज? ठीक। क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास के लिए यहाँ पे आए हैं, और जो शुरुआत है वो पिछले 24 घंटे 30 घंटे में जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मॉनसून। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून जो होगा वो केरला में होगा 4 जून को। 4 जून को होगा केरला में। हमें पता है, हर किसी को पता है कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून यानी कि मॉनसून की जो पहली बूंदाबूंदी, जो पहली बरसात, वो होती है केरला से, उसकी शुरुआत होती है। अब देखने वाली बात यह है कि ये 4 जून कहने का आईएमडी से क्या मतलब है। एक्चुअली में ये थोड़ा सा डिले है। आइडियली जो टाइम है वो है 1 जून, तो थोड़ा सा डिले दिखता है, डिले हो रहा है, ऐसा आईएमडी ने कहा। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि मॉनसून जो होगा वो 4 दिन डिले होगा। इसके अलावा ये कहा गया आईएमडी के द्वारा कि जो बारिश होगी वो 96% होगा। किस चीज का 96%? लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग मीन एवरेज है बारिश का, वो भारत में 89 सेंटीमीटर। ये 89 सेंटीमीटर, तो जो भी बारिश अगर 100% से प्लस माइनस 4% होता है तो हम उसको कहते हैं नॉर्मल मॉनसून। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? नॉर्मल मॉनसून हो रहा है, लेकिन कैसे? ये माइनस की तरफ दिख रहा है, यानी कि 96% से नीचे तो नहीं है लेकिन 96% है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मॉनसून तो है लेकिन नॉर्मल मॉनसून है, लेकिन डिफिसिट साइड में है, कम के साइड में है। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन ये बताया गया, आईएम ने कहा कि एल नीनो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि हमारा जो एवरेज मीन रेनफॉल क्या है भारत का, तो वो है 89 सेंटीमीटर। और ये टाइम कौन सा लिया जाता है? तो टाइम लिया जाता है 1971 से लेकर के 2020। इस समय तक के टोटल रेनफॉल का एवरेज मीन निकालते हैं, वो हमारा मीन रेनफॉल है, और वो 96% यानी 4% कम हो रहा है। और रीजन क्या दिया जा रहा है? ये एल नीनो के प्रभाव के कारण। एल नीनो क्या होता है, हमें बस याद रखना है कि जब वार्मिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, जो वाटर है सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का, अगर उसका पानी गर्म होता है तो उसके कारण भारत में एल नीनो का डेवलपमेंट होता है। एल नीनो का डेवलपमेंट होता है जिसके कारण भारत में मॉनसून कम होता है। इसका एक अल्टरनेटिव भी है लानीना। लानीना में क्या होगा? सेंट्रल पैसिफिक वाटर जब कोल्ड होगा तो फिर भारत में बारिश थोड़ी ज्यादा होगी, मॉनसून थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये टर्म हमें याद रखने की जरूरत है। यानी कि आईएमडी ने क्या कहा? आईएमडी ने कहा कि हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि मॉनसून जो है वो 1 तारीख को नहीं आकर के 4 तारीख को आएगा। कहां पे उस बारिश की पहली बूंद गिरती है? तो केरला में। उसके बाद क्या होगा? ये कहा गया, आईएमडी ने कहा था कि 4% के आसपास मॉनसून डिफिसिट होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि एल नीनो का डेवलपमेंट हो रहा है। एल नीनो क्या है? पैसिफिक ओशियन का वाटर, जब सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का वाटर जब थोड़ा गर्म हो जाता है तो फिर उस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? एल नीनो का डेवलपमेंट। और उसका परिणाम क्या होता है? मॉनसून रेनफॉल थोड़ा भारत में कम हो जाता है। ठीक है, अब हम ये चीज तो हमने देख लिया, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं व्हाट इज मॉनसून। मॉनसून क्या है? तो अगर हम देखें कि व्हाट इज मॉनसून, तो मॉनसून का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड। मतलब क्या? बहुत साधारण सा मतलब यह है। हमें पता है कि भारत, अगर हम देखें तो भारत के 3 तरफ से भारत जो है वो वाटर बॉडीज है, यानी कि इंडियन ओशन, उसके 2 पार्ट हैं, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो जब भारत में अगर ठंड के मौसम में देखते हैं तो क्या होता है? जो लोअर
प्रेशर एरिया है वो ओशियन पे होता है, वो समुद्र के ऊपर होता है, और उसके कारण क्या होता है, जो हवा जाती है वो लैंड से जा रही होती है ओशियन की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहां पे लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर क्यों होता है, हमें पता है, वाटर की तुलना में जो लैंड है वो जल्दी ठंडी और गर्म हो जाती है, तो लैंड जब ज्यादा ठंडी होगी तो वहां पे हाई प्रेशर होगा, विज़ ओशियन पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो लैंड से जो हवा थी वो ओशियन की तरफ जा रही थी। लेकिन गर्मी के मौसम में हमें पता है कि अपीयरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है। अपीयरेंट मूवमेंट, एक्चुअली सन का मूवमेंट तो होता नहीं है, मूवमेंट तो अर्थ का होता है, लेकिन अपीयरेंट मूवमेंट सन के कारण हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लो प्रेशर मेनलैंड इंडिया पे डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है, गैंगेटिक वैली के तरफ, और उसका परिणाम क्या होता है कि लो प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है। कहां पे लो प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है, लैंड पे, और जब लैंड पे लो प्रेशर डेवलप्ड होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, ओशियन से वाटर, ओशियन से जो विंड होगी वो लैंड की तरफ आएगी, चूंकि उसमें मॉइस्चर होगा, जब वो लैंड की तरफ आएगी तो फिर वहां पे आने के कारण हम लोग देखते हैं मॉनसून आता है भारत में। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड। भारत में जो मॉनसून आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसको हमको याद रखना है कि भारत में मॉनसून किसके कारण होता है, आंसर है साउथ वेस्ट मॉनसून। आगे बढ़ते हैं, तो मॉनसून का मतलब क्या हुआ, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। इसके अलावा इसकी शुरुआत कहां से होती है, पहला बूंद कहां गिरता है, तो हम क्या बोलते हैं, केरला में होता है, और कौन सा है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून। आगे बढ़ते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट मॉनसून। उसके अलावा हाँ, पिछले एसएससी सीजीएल में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, तो हम उसको जल्दी से देख लेते हैं कि क्या हमारा डिस्कशन जो हुआ था क्या उससे काम चल सकता है। तो देखिए, वर्षा के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, मॉनसून। मॉनसून, क्या ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा, भारत के किस राज्य में बिजली के तूफान से होने वाली बारिश को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। मॉनसून से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया तो इसको यहां लिख सकते हैं। एक्चुअली में गर्मी के मौसम में एक लोकल बारिश जो होती है, लोकल एरिया में जो बारिश होती है, वो कर्नाटका में जो बारिश होती है उसको हम लोग चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कर्नाटका में हम लोगों को पता है कॉफी प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है, कॉफी, और वहां पे जो फूल है इस बारिश के कारण अप्रैल मई के मौसम में ये बारिश होता है, लोकल रेनफॉल है, और उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम ये है कि चेरी ब्लॉसम होता है, यानी कि वहां जो फूल होते हैं कॉफी के उसको इससे फायदा पहुंचता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। तो क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में, आंसर हमें पता है कर्नाटका। कॉफी का नाम भी अगर हमको पूछ ले तो रोबुस्टा कॉफी वहां पे बहुत फेमस है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग भी मिला है, जीआई टैग, ठीक है, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये अगला, भारत के किस राज्य में पहला मानसून प्राप्त होता है, हमें पता है केरला, क्योंकि अगर हम अपने इंडिया के मैप को देखें तो इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार बनता है, और बारिश यहां पे कहीं केरला होगा, तो जैसे ही यहां पे हमारा ओशियन है, तो जैसे यहां से रेन वियरिंग विंड जिसको मानसून बोल रहे हैं, जैसे ही इस तरफ आएगी, यहां पे हमें पता है क्या है, नीलगिरी, और इसका परिणाम क्या होता है, या वेस्टर्न घाट। इसका परिणाम क्या होता है, जैसे ही बारिश वाली जो मानसून वाली जो विंड यहां पहुंचती है वो ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि यहां पे उसको रोकने का प्रयास करता है कौन, वेस्टर्न घाट, और इसके कारण बारिश ऊपर की तरफ जाती है और फिर बारिश यहां पे हो जाती है। जिस तरफ बारिश होती है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, जिस तरफ बारिश नहीं होती उसको लीवर्ड साइड कहते हैं। ज्योग्राफी का ये पार्ट है तो इसमें हम बहुत ज्यादा डीप में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, प्रश्न का उत्तर क्या है, तो मानसून कहां से की पहली बारिश कहां होती है, तो आंसर है केरला। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब होता है पंजाब, हरियाणा, ये जो एरिया है, यहां तक कि हम कहने के लिए कह सकते हैं कि यहां तक जो दिल्ली है उसको भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। यहां पर भी इस मौसम में बारिश होती है, ठंड के मौसम में
जो बारिश होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उसका क्या कारण है? ऑब्वियसली मानसून तो नहीं है, क्योंकि मानसून का हमें टाइम पता है, ये तो तकरीबन जून जुलाई अगस्त सितंबर के मौसम में होता है। तो फिर ये क्या है? ठंड के मौसम में। इसका कारण होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ये हमें याद रखना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? एक्चुअली में ये रेन वियरिंग विंड्स होते हैं जो कि मेडिटेरेनियन से और कैस्पियन सी से इंडिया की तरफ आते हैं, और जब इंडिया में पहुंचते हैं तो बारिश करवाते हैं ठंड के मौसम में, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न, अच्छा ओके, ला लेना, प्लीज राइट इन हिंदी। नॉर्थ, ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया नॉर्थ ईस्ट मॉनसून डज नॉट ब्रिंग, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ मैंने लिखा है साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जब रिट्रीट होता है बारिश, वो एक अलग चीज है। ठंड के मौसम में जब रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, जब वापस मॉनसून जा रही होती है, तो फिर तमिलनाडु जैसे एरिया में बारिश करवाती है, तो उसके कारण नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, लेकिन मैंने साउथ वेस्ट मॉनसून लिखा था, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून नहीं। दूसरा एल नीनो और ला नीना। जैसा मैंने बताया, एल नीनो जो है, एल नीनो का मतलब होता है सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में जब वाटर थोड़ा सा वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो बारिश होती है, जिसके कारण भारत में मॉनसून कमजोर होता है। कमजोर क्यों होगा? देखिए, जैसे हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण लो प्रेशर और हाई प्रेशर का डेवलपमेंट होता है, लेकिन पैसिफिक ओशियन का वाटर अगर तुलनात्मक तौर पर वार्म हो जाएगा तो यहां पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और इस डिस्टर्बेंस के क्रिएट होने से क्या होगा? हमारे यहां बारिश कम हो जाती है। लाल नीना इसका पूरा उल्टा है। कैसे उल्टा है? यहां पे सेंट्रल पैसिफिक का वाटर थोड़ा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण क्या होगा? भारत में मानसून ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होगी। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ एल नीनो एंड ला नीना। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? तो इसका सीधा सा उत्तर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, यहां पे ऑप्शन है, तो हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो हमारे यहां कारण है किस चीज का? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ठंड में बारिश कराने के लिए। इसका परिणाम क्या होता है? राबी क्रॉप। जैसे कि राबी क्रॉप का मतलब जैसे व्हीट हुआ, इस तरह का जो क्रॉप है, गेहूं, इस तरह का जो क्रॉप है, उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से फायदा होता है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जाम। बहुत बार पूछा जाता है, तो आंसर में याद रखना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आता कहां से है? तो हमने देखा है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आता है कैस्पियन सी से, कैस्पियन सी एंड मेडिटेरेनियन सी, यहां से जो विंड आती है वो भारत में बारिश करवाती है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, यहां तक का डाउट क्लियर हो गया। नॉर्थ वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, साउथ वेस्टर्न मानसून बारिश करवाती है, ये मैंने मानसून में बताया था। हालांकि अगर नॉर्थ ईस्टर्न की बात की जाए तो जो रिट्रीट होता है, जब मानसून खत्म हो रहा होता है अक्टूबर के टाइम में, तो जब रिट्रीट हो रहा होता है, वापस जा रहा होता है, तो फिर बे ऑफ बंगाल से पानी उठा करके तमिलनाडु के साइड में थोड़ी बारिश कराता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून भी एक्चुअली में बारिश करा सकता है। कहां पर कराता है? तो बेसिकली तमिलनाडु के कुछ एरिया में बारिश कराता है, और जिसका परिणाम क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु में एक्चुअली ठंड में बारिश होती है, इसीलिए वो लोग कई बार 2 बार अपने यहां राइस की खेती कर पाते हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, अब अगला टॉपिक है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के बारे में हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है। ये न्यूज में इसलिए है कि पिछले दिनों कुछ त्र्यंबकेश्वर टेम्पल को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग जबरदस्ती मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनको पुलिस वाले ने या जो भी वहां पर सुरक्षा कर्मचारी थे उन्होंने उनको पकड़ा। तो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल न्यूज में था।
अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? कंट्रोवर्सी के कारण इंपॉर्टेंट नहीं है। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है तो देखते हैं। भारत में टोटल 12 महाज्योतिर्लिंग है। 12 टोटल महाज्योतिर्लिंग में एक महाज्योतिर्लिंग का नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। और ये कहां पर है? ये नासिक में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इसका दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि नासिक में, भारत में, या हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर 12 साल पे कुंभ मेला लगता है। कुंभ लगता है, ठीक है। उसमें एक कुंभ नासिक में भी लगता है, ठीक है। इसके अलावा कहां कहां लगता है? इसके अलावा लगता है हरिद्वार में, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक तो मैंने यहां बता ही दिया, और प्रयाग, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, ठीक है। तो यहां पे कुंभ मेला लगता है हर 12 साल पे इन चार जगह पे। तो नासिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार में किस नदी के किनारे लगता है? तो हम कहेंगे गंगा। उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे। और प्रयागराज में हमें पता है संगम है किसका? संगम है यमुना का और गंगा का। तो यहां पे उसके अलावा सरस्वती भी कहा जाता है, जो मिस्टीरियस रिवर है, जो दिखती नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि उनका भी वहां पे अपीयरेंस होता है नीचे से। तो गंगा और यमुना के संगम पे प्रयागराज में होता है। उसके अलावा हरिद्वार में गंगा के किनारे और उज्जैन शिप्रा के किनारे। यहां पे कौन सी नदी है? इसका आंसर है गोदावरी। अब ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गोदावरी की अगर हम बात करें, गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण गंगा भी हम लोग बोलते हैं गोदावरी को, ठीक है। ये लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया का, लार्जेस्ट रिवर साउथ इंडिया का। हालांकि सेकंड लार्जेस्ट रिवर हम कह सकते हैं इंडिया का भी, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है गंगा। पहले नंबर पे सबसे लंबी रिवर कौन है भारत में? तो आंसर है गंगा। कितना है? 25 किलोमीटर, ठीक है। ये गंगा है। और इसका कितना है? गोदावरी, जिसको हम लोग दक्षिण गंगा बोलते हैं, दक्षिण गंगा गोदावरी जो है, उसका जो टोटल लेंथ है वो है 465 किलोमीटर, ठीक है। गोदावरी सबसे लंबी नदी है साउथ इंडिया की, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ इंडिया में तो गोदावरी हमें पता है, इसका गोदावरी है 1465 किलोमीटर। गोदावरी एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। इसके बाद है कृष्णा, और फिर तीसरे नंबर पे कावेरी है। ये नदी अपने लेंथ के अनुसार है, सबसे लंबी नदी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा और उसके बाद कावेरी, ठीक है। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब यहां पे ये 1465 किलोमीटर है, कृष्णा उससे छोटी है और उससे छोटी है कावेरी, ठीक है। तो हमें याद रखना है, गोदावरी को और क्या बोलते हैं? गोदावरी को और बोलते हैं दक्षिण गंगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या यूपीएससी ने पहले, एसएससी ने क्या पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ? आंसर है हाँ, पूछा हुआ है कि मीनाक्षी टेम्पल जो है, मीनाक्षी टेम्पल के बारे में पूछा हुआ था। तो अगर हमें पता होगा कि मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है, तो आंसर है तमिलनाडु में। ये पूछा था एरिया कहां पर है। यहां पे रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहां पर है, यहां पे क्वेश्चन पूछा था। वैसे तो है ये भी तमिलनाडु में, लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किन भगवान के लिए है, तो उत्तर है विष्णु भगवान के लिए। ये विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा एक और इंपॉर्टेंट, हालांकि कुछ समय हो गया, एक मंदिर बहुत न्यूज में था, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और ये पूछा था कि ये कहां पर स्थित है। तो आंसर है इसका केरला में, तिरुवनंतपुरम में।
तो हमें ये याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं कि टेम्पल कहां पर स्थित है। हमें अपने केस में पता होना चाहिए अभी हमने जो पढ़ा वो कहां पर स्थित है, नासिक में स्थित है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर एक तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का क्या इंपॉर्टेंस है? गोदावरी नदी सेकंड सबसे लार्जेस्ट नदी है भारत की, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है जिसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। और इसके अलावा कहां पर है? तो नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, पहले भी ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों एक और न्यूज आया, एससी रिजेक्ट्स पिटीशन सीकिंग रिव्यू ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा वर्डिक्ट। ठीक है, एक्चुअली आर्टिकल 137 में संविधान का अनुच्छेद, आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद। ठीक है, ठीक है, तो आर्टिकल, अरे यार 137, इसमें रिव्यू का नियम है। रिव्यू, पुनर्विचार याचिका। रिव्यू से क्या मतलब होता है? एक्चुअली हमें पता है कि भारत का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, या सबसे जो अगर हम बात करें तो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है और फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है, तो एपेक्स कोर्ट कौन है भारत का? सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट को कैसे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को हम कैसे रिव्यू, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को कैसे रिव्यू करे, तो उसके लिए संविधान में अनुच्छेद है आर्टिकल 137, 137। और ये 137 क्यों है? क्योंकि अगर कोई फैसला बाद में पता चलता है सुप्रीम कोर्ट को, कोई नया फैक्ट, कोई नया फिगर पता चलता है, तो उस फैसले को देखने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 137 में किसको मिला है? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी पिछले दिनों ईडब्ल्यूएस के लिए एक रिव्यू पिटीशन डाला गया था। रिव्यू पिटीशन क्यों? क्योंकि इससे पहले जब केस डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो ईडब्ल्यूएस को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल माना था। जब सुप्रीम कोर्ट में वापस से इस केस को डाला गया और यह कहा गया कि आप इसको रिव्यू कीजिए, हाँ, गोदावरी के थ्रू विच पासेस, ठीक है, right bank tributaries, left bank tributaries of Godavari and Krishna along with the state through its passes। वैसे तो एग्जैक्टली अभी मुझे ध्यान नहीं है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहे तो कृष्णा का ट्रिब्यूटरी हमें पता है, तुंगभद्रा कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है। इस तरह से और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। स्टेट की बात करें तो स्टेट गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र से तो निकलती है, उसके अलावा अलग अलग स्टेट में जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र से निकल करके उड़ीसा भी जाती है और भी कुछ स्टेट में जाती है। उसके अलावा कृष्णा है, कृष्णा तेलंगाना में भी बहती है, आंध्र प्रदेश में भी बहती है, महाराष्ट्र में भी बहती है। तो ये सारा इसका ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, हम लोग ईडब्ल्यूएस की बातें करें, आर्टिकल 137। ठीक है, तो इस पे अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में क्या हुआ है, आर्टिकल 137 के भीतर 137 के भीतर रिव्यू का अधिकार मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को। और पिछले दिनों लोगों ने कंप्लेन किया कि भाई आप फिर से इस केस को देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लीगल माना है, इसको लीगल बोला है कि हाँ ये सही है। क्यों सही है भाई? इसलिए सही है ईडब्ल्यूएस क्योंकि इनका कहना है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ये दो आर्टिकल का अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है और वो रिजर्वेशन दिया गया है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके माध्यम से। ठीक है, इसके माध्यम से जो रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस को वो सही है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या प्रोविजंस है हम देख सकते हैं कि अगर किसी का एनुअल सैलरी, किसी भी घर का, फैमिली का एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम हो तो हम उसको ईडब्ल्यूएस में कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा और भी प्रोविजंस है, जैसे 5 एकड़ से ज्यादा कृषि की खेती ना हो, ये सारा प्रोविजंस ईडब्ल्यूएस में मौजूद है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और
किस किस पार्ट को अमेंड किया गया? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड करके क्या किया गया? 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया है। किसको? तो आंसर है जनरल कैटेगरी को। जनरल कैटेगरी यानी कि जो पहले से जिनको रिजर्वेशन था, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको नहीं, जो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आते थे उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया। और इसके लिए रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे एक प्रश्न पूछा गया, हम लोग देख लेते हैं। हाँ, देखिए प्रश्न पूछा गया है यहां पे कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी अमेंडेड फॉर द ईडब्ल्यूएस कोटा टू टेक इफेक्ट। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आर्टिकल 15 और 16, हमने अभी डिस्कस किया है। और बाकी अगर हमें ना भी पता हो तो भी हम इस क्वेश्चंस पे पहुंच सकते थे। कैसे पहुंच सकते थे? आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसकी तो बात हो नहीं सकती ईडब्ल्यूएस में। आर्टिकल 23 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ट्रैफिक और इस सब को रोकता है, ट्रैफिकिंग ना हो ह्यूमन में, तो इस तरह के काम को रोकता है। तो इसके लिए आर्टिकल हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। आर्टिकल 340 क्या है? तो ये कहता है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा? कमीशन बनाएगा किसके लिए? बैकवर्ड क्लास के लिए, उनके लिए कमीशन बनाएगा, उनके बेहतरी के लिए, उनके परेशानियों को दूर करने के लिए। तो ये भी हमारे लिए एलिमिनेट हो सकता है। उसके अलावा आर्टिकल 21 एंड 22 हर किसी को पता है, आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। और आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 प्रिवेंशन करता है किस केस में? कुछ अधिकार देता है डिटेंशन के केस में। किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो उसके पास ये अधिकार है जानने का कि आप उसको किस अपराध में गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सारा आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है। तो इससे हमें क्या लगता है? इससे हमें पता चलता है कि भाई ये भी आर्टिकल एलिमिनेट हो जाता। तो ऐसे भी ऑप्शन बचते हैं सिर्फ 15 और 16। तो आंसर हमें पता, हमने डिस्कशन से पता ही था, लेकिन अगर हमें ना भी पता हो तो हम एलिमिनेट करके यहां तक पहुंच सकते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है कॉलेजियम। कॉलेजियम ने रिकमेंड किया क्या? आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस को और एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट में जज के पोस्ट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। यहां फोटो भी लगा हुआ है, प्रशांत कुमार मिश्रा। इनको और एक सीनियर एडवोकेट, उनका नाम है केवी विश्वनाथन। केवी विश्वनाथन, केवी विश्वनाथन, ठीक है। इन दोनों व्यक्ति को रिकमेंड किया है किसने? कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है। किसको, किस चीज के लिए रिकमेंड किया? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये दोनों नाम तो है ही। और ये वैकेंसी क्यों क्रिएट हुआ? तो दो लोग रिटायर्ड हुए हैं अभी, दिनेश मिश्रा, दिनेश महेश्वरी एंड और एक और व्यक्ति हैं जो रिटायर्ड हुए हैं साथ में, एमआर शाह। ये दोनों जज थे सुप्रीम कोर्ट के, अब रिसेंटली रिटायर्ड हुए, जिसके कारण वैकेंसी क्रिएट हुआ है। और इस वैकेंसी को भरने के लिए दो लोगों का नाम कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है, प्रशांत कुमार मिश्रा एंड केवी विश्वनाथन, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। अब यहां पे सर उसी पे आ रहे हैं सर, ठीक है। तो हाँ, हमें डिस्कस करना है व्हाट इज कॉलेजियम, हम उसको देखेंगे। कॉलेजियम एक्चुअली में अगर मोटा मोटी आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो कॉलेजियम का मतलब यह होता है कि एक क्लोज एसोसिएशन है जज का, जो मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा कौन। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, तो जिसको हम लोग एक मिनट के लिए देख लेंगे। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124
एंड 217, ये दो आर्टिकल हैं जो पावर देते हैं किस चीज के लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब होता क्या है, एक्चुअली में 3 इंपॉर्टेंट केस है, उस 3 इंपॉर्टेंट केस को हम लोग 1 मिनट के लिए सुन लेते हैं, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि क्लोज एसोसिएशन है जहां जज मिलकर के करते हैं, पर होता कैसे है? होता ऐसे है, एक्चुअली में 1981 में एक केस हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जज केस, फर्स्ट जजेज केस। फर्स्ट जजेज केस क्यों? क्योंकि ये जज को लेकर के केस था, ठीक है। तो इस केस में ये डिसीजन लिया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब चीफ जस्टिस होंगे वो डिस्कशन करेंगे, किससे डिस्कशन करेंगे? डिस्कशन करेंगे एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव से डिस्कशन होगा, और डिस्कशन से क्या होगा? आपको ये कहा जाएगा कि भाई आप इनको जज बनाइए। लेकिन वहां पे 1981 का जो फर्स्ट जजेस केस था ना, वहां पे एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दिया गया था, एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दिया गया था, यानी कि जो भी मिनिस्टर हैं उनको प्राइमेसी दिया गया था, यानी कि वो उनका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। कंकरेंस होना जरूरी नहीं है। कंकरेंस का मतलब यह है कि मैं जो कहूंगा आपको वही बात मानना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं था। यानी कि चीफ जस्टिस का ओपिनियन से डिसएग्री कर सकता था एग्जीक्यूटिव, और वो उनके अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी कर सकता था। तो ये था फर्स्ट जजेस केस, ठीक है। उसके बाद 1990 इस केस के बाद फिर 1993 में सेकंड जजेस केसेस हुआ, सेकंड जज केस हुआ, ठीक है। 1993 में सेकंड जज केस हुआ, 1993 में सेकंड जजेस केस, ठीक है। सेकंड जजेस केस 1993 में। इस केस में क्या होता है? इस केस में यह कहा गया कि जब भी डिस्कशन होगा, जब भी एग्जीक्यूटिव डिस्कस करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तो कंकरेंस होना चाहिए। कंकरेंस का मतलब क्या हुआ? कंकरेंस का मतलब हुआ चीफ जस्टिस की बातें मानी जानी चाहिए, और यहीं पे कॉलेजियम की शुरुआत होती है। और यहां पे लेकिन जो कॉलेजियम था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बातें हुई। लेकिन तो ये 1993 में यहां पे कंकरेंस आ गया, यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेगा आप इसको बनाना है तो आपको उसके साथ एग्री करना पड़ेगा, आप सीधे उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। हालांकि एग्जीक्यूटिव के पास और भी तरीके हैं, वो फाइल पे बैठ सकता है, क्योंकि टाइम नहीं पता कितने दिन में उसको साइन करके देना है। तो यहां पे सेकंड जजेस केस। लेकिन जो अभी चल रहा है वो है कॉलेजियम, जिसको हमको देखना है वो है एक्चुअली थर्ड जजेस केस में आया, थर्ड जजेज केस। ये आया था 1998 में, ठीक है। इसमें जो कॉलेजियम है जो प्रेजेंटली चल रहा है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ में 5 सीनियर मोस्ट जजेस, 5 सीनियर मोस्ट जजेस, ये मिल करके किसी का नाम रिकमेंड कर सकते हैं, चाहे वो किसी कोर्ट के, किसी लोअर हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बार से भी बनाया जा सकता है। डायरेक्ट बार से मतलब है जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको उनके नाम को रिकमेंड कर सकते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को क्या करना है? इनके साथ कंकरेंस करना है, यानी कि इनकी बात को वो मना तो कर सकते हैं कि नहीं आप एक बार फिर से कंसीडर करो, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज द कॉलेजियम सिस्टम। इसको दूर करने के लिए एनजीएसी एक्ट लेकर के आई थी गवर्नमेंट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, एनजीएसी किससे जुड़ा हुआ था? तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये हमें ध्यान रखना है। तो दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लॉ मिनिस्ट्री अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हाँ देखिए, एक्चुअली में जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री क्या करती है? लॉ मिनिस्ट्री के पास आपको नाम रिकमेंड करके भेजना पड़ता है। आपको मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कॉलेजियम बेसिकली चीफ जस्टिस एंड 5 सीनियर मोस्ट जजेस, वो किनको नाम भेजते हैं? वो लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं कंकरेंस करने के लिए, यानी कि लॉ मिनिस्ट्री को उनसे डिस्कस करना है। लॉ मिनिस्ट्री कई बार जरूर उस फाइल को स्वीकार करने से मना कर देती है, ऐसा हमने इतिहास में एग्जाम्पल भी देखा है। एक लॉयर थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, लेकिन उनका नाम 2014 के बाद, जो एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद, उनके नाम पे रिजेक्शन, मतलब एक तरह से एग्रीमेंट नहीं बन रहा था। बाद में जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने खुद अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन ऐसा
हो सकता है। लॉ मिनिस्ट्री का काम क्या है? लॉ मिनिस्ट्री के पास रिकमेंडेशन जाता है, लॉ मिनिस्ट्री उस पर डिस्कशन कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, ये देखने के लिए कि जिस व्यक्ति का नाम आया है वो आदमी इम्पिकेबल है, उसका कैरेक्टर या नहीं, लेकिन वो मना नहीं कर सकती है, ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है जरूर कॉलेजियम से कि अपने डिसीजन को कंसीडर कीजिए। तो इसीलिए हमने देखा पिछले कुछ समय में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स में वैकेंसी बहुत दिनों तक रुकी हुई थी। दैट इज द रोल ऑफ लॉ मिनिस्ट्री। और पिछले समय हमने देखा किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर थे और लगातार कुछ बयानबाजी और इस तरह की बातें चल रही थी और बहुत अच्छा रिलेशंस इस बीच में ऐसा लग रहा था कि जज और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में नहीं है, तो कुछ कंट्रोवर्सीज हो रहे थे क्योंकि जो पिछले लॉ मिनिस्टर थे अभी उनको अर्थ साइंस मिनिस्ट्री में डाला गया है, तो उनका कहना था कि भाई कॉलेजियम सिस्टम ओपेक है, बहुत ज़्यादा उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ये क्रिटिसिज्म कॉलेजियम सिस्टम का है, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? ये है। लॉ मिनिस्ट्री का रोल क्या होता है? वो होता है, आर्टिकल हमारा कौन सा है हमने देख लिया 124, 217, और केस कौन सा है हमें नाम याद रखना है, थर्ड जज केसेस। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन सुप्रीम हमारे एग्जाम में है एसएससी में, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर पहला क्या है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आंसर है नहीं, लॉजिकल भी नहीं है ना, आप खुद ही देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप देखिए कि ये कैसे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट का कोई जज अपॉइंट कर सकता है क्या? बिना पढ़े भी इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, हमने अभी पढ़ लिया, लेकिन नहीं पढ़े होते तब भी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लॉजिकल लग रहा है, ठीक बात है। अगर ये और ऑप्शंस नहीं होते तो हम इसको टिक करते, लेकिन एक और ऑप्शन है यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट वाला जहां भी उसको हटा देते हैं, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी मनोज सोनी टेक चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो जो डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए, इनसे ये अप्रैल से एक्चुअली कार्यकाल में थे, अप्रैल से ये काम कर रहे थे, लेकिन टेम्पररी थे, परमानेंट नहीं थे, एडहॉक के तौर पे ये काम कर रहे थे, डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी इनको चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बना दिया गया, तो इस नाम को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि भाई यूपीएससी क्या है? तो आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कशन है वो है अबाउट यूपीएससी। इसका मतलब क्या हुआ? यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूपीएससी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। हमें कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो आंसर होगा इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कोई भी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बना हो, जैसे आर्टिकल 280 जो कहता है वो कहता है फाइनेंस कमीशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन अगर हम प्लानिंग कमीशन जो अब हट गया, ईस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन, तो वो नाइदर स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि वो सिंपल एग्जीक्यूटिव डिमांड से या एक्शन से बना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। ये इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है डॉक्टर मनोज सैनी। इनसे पहले कौन थे? प्रदीप कुमार जोशी। तो इनसे पहले कौन थे? प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। एक और चीज फॉर द सेक ऑफ यूपीएससी में जो मेंबर होते हैं उनका नंबर फिक्स नहीं है, ये बहुत बार एरर है, नंबर ऑफ मेंबर फिक्स नहीं है, लेकिन एक कन्विक्शन के अनुसार 9 से लेकर के 11 लोगों का पैनल होता है, लेकिन मेंबर का नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फिक्स नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो भी यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 इयर्स और 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। यानी कि कोई व्यक्ति अगर चेयरमैन बनते हैं तो वो 6 साल तक रह सकते हैं, लेकिन अगर उनका 6 साल से पहले 65 ईयर पूरा हो जाए तो फिर उनको मतलब अपने पोस्ट से हटना पड़ता है। तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा
कई बार कंफ्यूजन के लिए पूछ लेता है, अगर हमें स्टेट पीसीएस के लिए पूछ ले कि भाई हमने जैसे ये देखा था यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, उसके लिए भी सेम आर्टिकल है, लेकिन वहां पे एक डिफरेंस है, वहां पे 6 ईयर एंड 62 ईयर्स है। कहां पे? स्टेट पब्लिक सर्विस, स्टेट पीसीएस में, पीएससी, ठीक है, एसपीएससी। यूपीएससी के लिए क्या है? 65, स्टेट के लिए क्या है? 62 ईयर्स। ये हमें याद रखना है, ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन बनने के लिए वैसे तो एक्सप्लिसिट कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है यूपीएससी के चेयरमैन की एलिजिबिलिटी, लेकिन जो एक चीज है वो ये है कि जो भी व्यक्ति यूपीएससी के चेयरमैन बनते हैं पहले तो वो यूपीएससी के चेयरमैन नहीं रहने चाहिए, यानी कि उनके पास टर्म रिपीट करने का अधिकार नहीं होता है। अगर वो मेंबर रहे यूपीएससी के तो वो चेयरमैन बन सकते हैं। उसके अलावा अगर वो स्टेट के मेंबर रहे, स्टेट पीसीएस के, पीएससी के, तो वहां से भी वो डायरेक्ट आकर के यहाँ पे चेयरमैन बन सकते हैं। हालांकि एक्सप्लिसिट कुछ भी मेंशन नहीं है कि उनके पास ये डिग्री होना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए मेंबर के लिए भी। हाँ, लेकिन खास एक डिफरेंस है मेंबर के केस में, एक डिफरेंस है सर, मेंबर चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के। मनीष, डज यूपीएससी चेयरमैन एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट? हाँ, यूपीएससी का चेयरमैन फर्दर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है, तो ये हमें याद रखना है। दे आर नॉट, हाँ, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना है कि वो किस चीज में रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। वो गवर्नमेंट पोस्ट के लिए रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो गवर्नर बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट दी पोस्ट विद द गवर्नमेंट। ये काम नहीं है सरकार के साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हालांकि जो मेंबर होते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी वो रीअपॉइंटमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन चेयरमैन बन सकते हैं। और स्टेट के जो मेंबर होते हैं वो दूसरे स्टेट में जाकर के बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, या फिर यूपीएससी में आकर के बन सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये नाम हम याद रख लेंगे। इनका नाम क्या? मनोज, डॉक्टर मनोज सोनी। हाँ, यहां पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पहला, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अभी हमने डिस्कस किया था, यस इट इज। उसके अलावा इट इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट टू द ऑल इंडिया सर्विसेज ओनली, ठीक है। आंसर इज नो। ये है इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यहां कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये गलत है। इट इज, हमने अभी डिस्कस किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा हुआ है, तो आंसर क्या? ये ऑप्शनल तो गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इट इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ओनली, आंसर इज नो। ये भी गलत है। कैसे? ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस। उसके अलावा भी हमें, हमारा कॉमन सेंस भी हमें कहता है बहुत सारे पोस्ट हैं, आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सब सेंट्रल सर्विसेज हैं। तो इन सब का भी रिक्रूटमेंट कौन करती है? यूपीएससी करती है। उसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो इंटरव्यू करवाती है इस तरह के पोजीशंस के लिए, वो भी यूपीएससी करती है। तो बहुत सारे काम है। डिसिप्लिनरी एक्शंस में भी यूपीएससी से पूछा जाता है कि सर आपका क्या विचार है। रिजर्वेशन के केस में भी पूछा जाता है, हालांकि उसकी बात मानना बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो हमें पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तो ये सब गलत। आंसर क्या होगा? नाइदर नॉर। करेक्ट ढूंढना है, तो नाइदर नॉर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। ये तो पिछला क्वेश्चन का रिपीट हो गया है, हु अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमने देख लिया था। अभी एक है प्रणीत इज इंडियाज 82nd ग्रैंड मास्टर। तो
चूंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो ग्रैंड मास्टर अभी जबकि हम फोटो देख करके समझ रहे हैं, लेकिन कभी पूछ ले तो ये चेस से जुड़ा हुआ टर्म है, ये याद रखना है, ठीक है। और जो भी इंटरनेशनल फेडरेशन है चेस का, वो आपके अगर आपका स्कोर 2500 से ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको ग्रैंड मास्टर का उपाधि मिलता है। इसका तो अभी लाइव स्कोर 2500.05 था, अभी से 10-12 घंटा पहले, चूंकि लाइव है, बढ़ता घटता रहता होगा, तो इसका मतलब अभी 2500 प्लस जा चुका है, तो ये ग्रैंड मास्टर। ये कितना है? 80 सेकेंड है, और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना की ये 6th है। एक बात कई बार पूछ लेता है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? हर किसी को पता है, विश्वनाथन आनंद, नाथन आनंद। और ये कब बने थे? 1988, 1988। तो ये टिडबिट्स कभी हमसे पूछ ले तो याद रखना है। नाम क्या है? प्रणीत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साइक्लोन मोचा मेक लैंडफॉल इन म्यांमार, ठीक है। तो लैंडफॉल का क्या मतलब होता है? पहले तो ये याद रखना है कि साइक्लोन कौन सा आया था। आंसर है मोचा, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा साइक्लोन, तो आंसर है मोचा, ठीक है। कहां पे आया था? तो आंसर है म्यांमार। म्यांमार में भी कहां पे? तो आंसर है राखीन प्रोविंस, राखीन। ये नाम बहुत बार न्यूज में रहा है, हमें अगर याद हो, रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस के समय में हमने इसका नाम बहुत सुना था, ठीक है, राखीन प्रोविंस, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा है कि कौन सा साइक्लोन आया है, तो साइक्लोन मोचा, ठीक है। उसके अलावा साइक्लोन जो भी आता है उसका नाम पहले से एक्चुअली एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप साइक्लोन का नाम हर देश अपने अनुसार सजेस्ट करते रहता है। तो ये नाम किसने सजेस्ट किया था? आंसर है यमन, यमन, ठीक है। तो किसने सजेस्ट किया था? आंसर है यमन, ठीक है। उसके अलावा लैंडफॉल का क्या मतलब होता है? तो हमें पता है कि जो भी वाटर बॉडी है, बड़ा वाटर बॉडी, उससे साइक्लोन आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जो पहला एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है जहां पे ये लैंड से कांटेक्ट करता है उसको हम लोग लैंडफॉल बोलते हैं। तो कहां पे हुआ? म्यांमार। और म्यांमार में भी कहां? तो आंसर है सितवे डिस्ट्रिक्ट, सितवे सिटी। म्यांमार का एक सिटी है जहां पे राखीन प्रोविंस में, जहां कुछ लोगों की जान भी चली गई है इस मोचा के कारण, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग साइक्लोन के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर साइक्लोन की बात की जाए, साइक्लोन की बात की जाए तो साइक्लोन हमेशा बनता है बिटवीन 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये इस बीच में बनने के इसके रीजंस हैं, क्योंकि कोई भी साइक्लोन एक्चुअली में होता क्या है? तो एक लो प्रेशर एरिया है, हाँ, लो प्रेशर एरिया है जहां पे इनवर्ड सर्कुलेशन होता है। किस चीज का? एयर का। एयर का जब इनवर्ड सर्कुलेशन होगा तो हम क्या बोलेंगे? साइक्लोन का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। 5 से 30 डिग्री के बीच में ही क्यों होता है? तो एक्चुअली में हमें पता है कि साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो उसको लेटेंट हीट चाहिए, ठीक है। और वो सप्लाई कहां करता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी बड़ा क्या होना चाहिए? वाटर बॉडी होना चाहिए, ऑब्वियसली ओशियन होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। पॉन्ड में नहीं बनेगा, उतना बड़ा है नहीं, तो वाटर है। वाटर, इसका टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कम से कम, ठीक है, मिनिमम। इससे नीचे अगर चला जाए तो फिर जो लेटेंट हीट जो चाहिए साइक्लोन फॉर्मेशंस के लिए वो प्रोवाइड नहीं होता। उसके अलावा एक कोरियोलिस फोर्स है, लिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक्चुअली में टॉर्क, जो अर्थ मूव करती है, अर्थ के मूवमेंट से या रोटेशन से जो फोर्स क्रिएट होता है उसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स को हिंदी का तो सर हर जगह इसको कोरियोलिस फोर्स ही पढ़ा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं लगता कोरियोलिस फोर्स का कोई हिंदी है, हाँ। तो कोरियोलिस फोर्स, और ये क्या है? इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के आसपास ये फोर्स
तकरीबन नहीं मौजूद होता है, क्योंकि जब भी टॉर्क होगा तो हम देखते हैं इक्वेटर का 0 डिग्री, और वहां पे जब मूवमेंट करेगा तो जो फोर्स अवेलेबल है वो 5 डिग्री से ऊपर जाकर के पता चलता है। तो इसके कारण इस एरिया में हम लोग क्या देखते हैं, साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है साइक्लोन का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, आंसर क्या है, कोरियोलिस फोर्स के एब्सेंट के कारण। 5 डिग्री से ऊपर यानी 0 से 5 के बीच में क्यों नहीं होता, आंसर है कोरियोलिस फोर्स के एब्सेंट के कारण। ठीक है, उसके अलावा हमसे पूछ लेता है, और भी क्या पूछ सकता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 27 डिग्री। लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है, आंसर है लो प्रेशर एरिया। उसके अलावा एक बार बहुत बार पूछा गया है कि साइक्लोन का मूवमेंट कैसे होता है, साइक्लोन, तो आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूछा, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, 2015 के सीडीएस में पूछा गया था, 2015 या 16 के, और उसी साल ये असिस्टेंट कमांडेंट के भी एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हटा करके साउदर्न हेमिस्फीयर कर देगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये चीज बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है। ठीक है, साइक्लोन का मूवमेंट क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। उसके अलावा एक दो चीज और हमें ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं लोकल नेम ऑफ साइक्लोन। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसको क्या बोलते हैं, विली विली। ठीक है, उसके अलावा टाइफून बोलते हैं कहां पे, साउथ ईस्ट एशिया में टाइफून बोलते हैं, हुरिकेन बोलते हैं अटलांटिक में। ये सारे लोकल नाम हैं किस चीज के, साइक्लोन के, ट्रॉपिकल साइक्लोन के, विली विली, टाइफून, हुरिकेन, हमें इसको याद रखना है। और साइक्लोन तो हमें पता है इंडियन ओशन इस एरिया में बोला जाता है, साउदर्न एशिया में, जहां पे मतलब एशिया में, साउथ एशिया में जहां हम रहते हैं, साइक्लोन। लेकिन उसका लोकल नाम क्या है, जैसे विली विली नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून साउथ ईस्ट एशिया, हुरिकेन अटलांटिक। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। न्यू सीबीआई डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद, तो इनका नाम भी हमें याद रखना है, प्रवीण सूद का। इससे पहले जो थे उनका नाम था सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल, यानी कि प्रवीण सूद अभी हमारे सीबीआई डायरेक्टर बने हैं। एक चीज याद रखना है, ये डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस, कहां के, कर्नाटका के, कर्नाटका के। अभी ये बने हैं किस चीज के, सीबीआई के डायरेक्टर। ठीक है, और सीबीआई को जो पावर मिलता है वो मिलता है दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1949, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1949। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सीबीआई का फॉर्मेशन किस एक्ट से हुआ है, आंसर है दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट 1949। लेकिन ये जो सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं इनके पास 2 साल का टेन्योर है। अब यहां पे एक छोटी सी कहानी, 2012 में अन्ना हजारे मूवमेंट चल रहा था, और अन्ना हजारे मूवमेंट में कहा गया कि भाई लोकपाल बिल को पास करो। ठीक है, तो लोकपाल बिल पास हुआ, हालांकि अन्ना हजारे और बहुत सारे लोग उस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे कि जो जितना पावर चाहिए था उतना पावर शायद लोकपाल को नहीं, ऐसा अन्ना हजारे और उनकी टीम को लगता था। लेकिन इस एक्ट में बहुत सारा कुछ किया गया, इसमें एक रूल को चेंज किया गया और यह कहा गया कि लोकपाल एक्ट 2014 के अनुसार जो भी सीबीआई के डायरेक्टर बनेंगे उनके पास 2 साल का टेन्योर होगा, यानी कि 2 साल, अब मिनिमम 2, मतलब ये 2 साल तक इनके पास जॉब की सिक्योरिटी है, इनको नौकरी से नहीं निकाल सकते। यानी कि 2024 तक हमारे जो सीबीआई डायरेक्टर होंगे वो कौन होंगे, प्रवीण सूद। ठीक है, उसके अलावा इनको जो चुना जाएगा, जो लोकपाल एक्ट है उसके अनुसार इनको चुनने के लिए 3 मेंबर का पैनल बनता है।
ठीक है, 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स मिल करके इनको चुनते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते हैं, कई बार उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव भी मीटिंग में हो सकते हैं जिनको वो मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजे। वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिर लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी ऑफ ऑपोजिशन। देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्चुअली में ऐसा रूल, ऐसा हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है लोकसभा का उसके अनुसार 10% कम से कम सीट होना चाहिए टोटल का, तब आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट मिलता है। लेकिन पिछले 2 इलेक्शन में ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जिसके पास मिनिमम 10% सीट, यानी कि टोटल सीट का 10%, जो कि तकरीबन 55 बनता है, 55 के आसपास। तो इतना पोस्ट किसी के पास 55 एमपी थे नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में। तो थोड़ा सा अमेंडमेंट करके इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लार्जेस्ट पार्टी ये जोड़ा गया। अभी कौन है? कांग्रेस है, उनके पास तकरीबन 44 के आसपास मेंबर है, एमपी है। तो अभी जो डायरेक्टर को चुना गया है उनके पास 2 साल का टेन्योर है, ठीक है। और इनको चुनने की जो पैनल है इसमें 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा अधीर रंजन चौधरी। तो इन लोगों ने मिलकर के इनको चुना है। इनके पास टेन्योर क्या है? 2 साल का। और नाम क्या है? प्रवीण सूद। ये कौन थे? फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ फॉर्मर डीजीपी ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। आईपीएस ऑफिसर होने चाहिए, उसके अलावा डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अभी जो बने हैं फॉर दी सेक ऑफ डिस्कशन इंटरेस्ट, ये आज तक अभी सेंट्रल सर्विस में काम नहीं, सेंट्रल के साथ काम नहीं किए थे अभी वाले। तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो भी ऑपोजिशन के लीडर होंगे लार्जेस्ट पार्टी के, वो मिलकर के चुन सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लिसिट ये मेंशन नहीं है कि इनके पास इतने साल का प्रोविजन जॉब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इज टू बी सेटअप इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो आंसर है न्यू दिल्ली। एक्चुअली में मोदी जी ने भारत के पिछले 5000 साल के हिस्ट्री का, इतिहास का एक म्यूजियम तैयार करने का ये प्रस्ताव दिया है और उसका नाम है युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, ठीक है। ये कहां बनेगा? आंसर तो इसका न्यू दिल्ली है, सिंपल। लेकिन साउथ ब्लॉक हमें पता है, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में, एंड नॉर्थ ब्लॉक, ये क्या है साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक? देखिए, साउथ ब्लॉक वो एरिया है जहां पे प्राइम मिनिस्टर का निवास है अभी, क्योंकि अभी नया प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बन रहा है, उसमें नया घर बन जाएगा। तो ये सब एरिया बचा हुआ है, 1930s से है, ठीक है। तो युगे युगीन जो है 1930 से है, साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, ये रेसिडेंस है। नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्टर का रेसिडेंस है, होम मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का भी है, ठीक है। साउथ ब्लॉक में किनका है? डिफेंस मिनिस्टर का है। साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर का निवास है, डिफेंस मिनिस्टर का निवास है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का निवास है। तो इन सारे निवास को, चूंकि अब उन सब का निवास हट रहा है, वापस से उनके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में घर बन रहा है, तो इस वाले एरिया को किस चीज में कन्वर्ट किया जा रहा है? युगे युगे भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, आंसर है नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, हाँ, विच इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली conducted the trial run of blood bank delivered under the आई ड्रोन इनिशिएटिव, ठीक है। आई ड्रोन इनिशिएटिव किसका है? तो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है।
तो हमें ये याद रखना है कि आईड्रोन का पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। आईड्रोन का फुल फॉर्म है ICMR, ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट। ICMR मतलब आईड्रोन का फुल फॉर्म ही है ICMR, ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट। हाँ, ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि नॉर्थ ईस्ट में जो टेरीन है वहां पे बहुत इजीली चीजों का आवागमन होना मुश्किल हो जाता है। तो उन सब परेशानियों को दूर करने के लिए ICMR आईड्रोन इनिशिएटिव लेकर के आई है। पहले भी इसने अभी तो इन्होंने जो ब्लड बैग है 10 ब्लड बैग, इसको एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन किया है, दिखाया है क्या कि भाई आप ब्लड लेकर के कैसे जाएगा और आएगा, ये सब दिखाया है। तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है यहीं नई दिल्ली में CP के पास, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LHMC एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये नोएडा में है। ठीक है, यहां से ब्लड लेकर के 10 ब्लड बैग लेकर के ICMR ने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया है। पर इससे पहले भी वैक्सीन, कोविड वैक्सीन और भी वैक्सीन को डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है मणिपुर और नागालैंड के एरिया में। तो ये किसका इनिशिएटिव है? आंसर है ICMR का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, Which city hosted the National Conference on Land Governance in North Eastern State? Answer, North Eastern State, आंसर है गुवाहाटी। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी लैंड रिकॉर्ड है, हमें पता है लैंड रिकॉर्ड को लेकर के बहुत सारा कंट्रोवर्सी चलता रहता है देश में, बहुत सारा लिटिगेशन चलता रहता है। इन सारे चीजों को क्या करना है, डिजिटाइज करना है कि एक डिजिटल क्लिक पे पता चल जाए कि किसके पास जमीन का कागज है, कैसे है। तो उन सब की कोशिश की जा रही है। तो इसका जो मीटिंग हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड गवर्नेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये हुआ कहां है? आंसर है गुवाहाटी। ठीक है, आगे। आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? आंसर है असोम, नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, असम है। पर क्वेश्चन उठता है कि भाई ये तो ऑलरेडी सरकार का है ही, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका तो है ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो फिर असम ने क्यों शुरू किया? एक्चुअली में असम में तकरीबन 56 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है ना, और उनमें से सिर्फ 30 लाख लोग जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना के द्वारा कवर किया गया है। तो असम गवर्नमेंट, हिमंता बिस्वा शर्मा जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है, बाकी के 26 लाख लोगों के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया है। इसमें होता क्या है, 5 लाख रुपए तक पर फैमिली को इंश्योरेंस कवर मिलता है। ठीक है, तो ये किस राज्य का इनिशिएटिव है? आंसर है असम। एक्चुअली में जो भी उसके प्रोविजंस थे, उस पूरे प्रोविजंस में सिर्फ 30 लाख लोग आ रहे थे। जैसे मान लीजिए कहीं जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर में कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कुछ सरकारी कर्मचारी होंगे, हालांकि छोटे पोस्ट पे होंगे, वो भी कवर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे लोगों को, या फिर किसी के पास कोई पर्टिकुलर चीज हो, अगर किसी के पास 2 व्हीलर है और इस तरह का चीज है, तो उनके लोगों के लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, इसलिए उनका नाम इसमें से एलिमिनेटेड है। तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए असम अपने यहां शुरू किया है। ठीक है, उसका नाम उन्होंने असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, पर कैसे जाए। ओके, तो ये अभी तक का करंट अफेयर्स का था। फिर हम एक एक्सप्लेनर देख